जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है आज भी लाए हैं आप लोगों के बीच PYQ को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा वो प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 5 संख्या प्रश्न संख्या को सॉल्व करेंगे। 41 करेंगे, 42 करेंगे, 43 करेंगे, 44 करेंगे और 45 को कवर करेंगे। तो चलिए इससे पीछे जितना भी प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं तो आज आप लोगों को बता दें, कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट कर दिए हैं जिसमें कि हम 28 तारीख को लाइव आएंगे। ठीक ना, तो 28 तारीख को कब आएंगे ये बात है, हम 28 तारीख को बताएंगे कि इतना बजे से लेकर के इतना बजे लाइव आएंगे, जिसमें आप लोग का जो भी डाउट है उनको बताएंगे। तो आप लोगों का जो भी प्रश्न किए हैं, जैसे 2-3 ऑडियंस थे जिन्होंने प्रश्न किए थे कि गाइडेंस चाहिए वगैरह वगैरह इससे रिलेटेड, तो आपका जो भी प्रश्न है कम्युनिटी पोस्ट पे जो Q&A किए हैं, नीचे बरगद का वृक्ष दे दिए हैं। तो आप लोग वृक्ष को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि इसलिए दे दिए हैं क्योंकि यदि बरगद के वृक्ष को ध्यान से देखिएगा तो आपका प्रत्येक प्रश्न का आंसर उसी में छिपा हुआ रहता है। तो 28 तारीख को हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी अपना काम है कि प्रैक्टिस करना। ठीक ना, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो बस यही कहेंगे कि जिनका भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कम्युनिटी पोस्ट पे जो पोस्ट कर दिए हैं वहाँ पे आप लोग मैसेज के माध्यम से पूछ लीजिए, और वहाँ पे जो मैसेज आएंगे उन्हीं का रिप्लाई हम लाइव में देंगे, बाकी बातचीत करेंगे आपसे। ठीक ना, तो चलिए अभी वर्तमान में प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए समय को नहीं गंवाना है, आप लोगों को हर दिन की बात ही बता दें, ये सिविल सर्विस PT का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ था उन्हीं का सेट ए को लिए कवर कर रहे हैं। तो PT में 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में GS 1 और सेट होते हैं। तो GS का पेपर सेट 1 लिए हैं, सॉरी सेट A लिए हैं। तो इसमें से लगभग हम कवर कर लिए हैं कितना, तो 40 तक कवर कर लिए हैं। यहाँ तक हम प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब 41, 42, 43 इस तरह से हम 5 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 41 क्या करें। तो कल हम जो है इसमें इनका आंसर बता दिए थे कि ये इसका आंसर D ही है। तो हाँ, यही D ही होगा। कैसे D होगा आज ये बता देते हैं। तो देखिए प्रश्न 41 का कह रहा था कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। प्रजनन दर को याद रखिएगा, कौन सा दर करें, प्रजनन दर को कह रहे हैं ना। तो प्रजनन दर को कह रहे हैं तो इनका सही जवाब आपका D ही होंगे। अब ए देखिए क्या कह रहे हैं, ए में कह रहे हैं कि एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो है अशोधित जन्म दर की परिभाषा है। ठीक ना, तो कुल प्रजनन दर, तो कुल प्रजनन दर एक विशिष्ट महिला के जीवन काल में प्रजनन क्षमता पर केंद्रित होती है, ना कि पूरी आबादी पर। ठीक ना, तो ये पूरी आबादी को बता रहे हैं, इसलिए ये नहीं हुआ। ऑप्शन बी में कह रहा था कि किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। तो यह एक विशिष्ट दंपति के लिए बच्चों की संख्या है, ना कि पूरी आबादी में। तो महिलाओं की औसत प्रजनन क्षमता कुल प्रजनन क्षमता को ध्यान में रखती है। ठीक ना, तो इसलिए ये भी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक ना, अब सी देखिए, सी काहे नहीं हुए। सी जो है यहाँ कह रहे जन्म दर घटा मृत्यु दर। देखिए यह जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का एक सरल तरीका है, तो कुल प्रजनन दर का ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इनका सही जवाब था। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन डी इसलिए सही था कि कुल प्रजनन दर एक अधिक विशिष्ट माप है जो यह अनुमान लगाती है कि एक महिला अपने प्रजनन वर्षों के दौरान औसतन कितने जीवित, याद रखिएगा जीवित, कल भी हम ये बातें बताए थे कि औसतन कितने जीवित बच्चों को जन्म देगी, जबकि अन्य विकल्प इनसे अलग है। ठीक ना, ये सब जो विकल्प है इनसे अलग है। तो इस स्तर से जनसंख्याकीय पहलुओं को मापते हैं ये तीनों, लेकिन ये कुल प्रजनन दर को मापते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इनका सही जवाब है। क्लियर है। अब चलिए प्रश्न 42। तो देखिएगा इस प्रश्न 42 क्या करें। प्रश्न 42 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब चलिए एक बगल से विचार करते हैं। कथन एक में देखिए क्या कह रहे हैं। कथन एक कह रहे हैं कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के चल निधि समायोजन सुविधा, जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो शामिल है, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों शामिल है, तो मुख्य रूप से बैंकों के लिए उपलब्ध है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सीधे तौर पर इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती है। तो RBI और NBFC
को चल निधि सहायता अन्य माध्यमों से प्रदान कर सकता है, लेकिन CAF का सीधा उपयोग उनके लिए नहीं है। तो इस दृष्टि से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब दो, कथन दो देखिए क्या कह रहे हैं। कथन दो कह रहे हैं कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि प्रतिभूतियों GSES के धारक बन सकते हैं। तो देखिए ये जो है कथन दो की बात करें, सॉरी दो की बात करें, तो ये जो है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि इसको हम FII भी कह सकते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल ठीक ना, इन्वेस्टर इनका फुल फॉर्म हुआ, यानी कि इनको हम ये भी कह सकते हैं FII यानी कि फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, जिन्हें अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI इनका फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक ना, तो के रूप में जाना जाता है। तो भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं और इस प्रकार उनके धारक बन सकते हैं। तो यहाँ भी वही कह रहे थे, धारक बन सकते हैं, तो इनका धारक ये बन सकता है। तो RBI और सरकार ने समय समय पर इस संबंध में नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो गए, दो सही हो गए। अब तीसरा, तो पहले देखिए कथन में क्या क्या रहे, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही का बात करें तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जब भी ऑप्शन दिखे तो आपको उसमें से 1 से 2 प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर मिल जाते हैं। तो कैसे मिल जाते हैं ये देखते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है इसमें, 3 को में है, यदि हम 3 को सॉल्व करते तो लगभग इनका आंसर हमको मिल सकता था, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, 1 2 को सॉल्व किए तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे 1 का गलती है तो देखिए जहाँ जहाँ 1 होंगे वो तो कट जाएंगे, 1 यहाँ पे है तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए, कट गए। 1 यहाँ पे है तो ये क्या हुआ, कट गए, ठीक है ना। तो अब बताइए शेष क्या रह गए, शेष जो बचा है कौन सा बचा है, D और B। तो अब यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा सही है कि नहीं, सही है। तो अब यदि हमारा दूसरा प्रश्न सही है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 यहाँ है, इसका मतलब 3 भी सही होंगे। दूसरा यहाँ भी रहते तब ना हम तीसरों को सॉल्व करने का प्रयास कर लेते। तो इसलिए इस वजह से, इस दृष्टि से यहाँ से हमको आंसर पकड़ में आ गए। 2 यहाँ है तो ये नहीं होंगे, ऑप्शन D इनका सही जवाब होगा। क्लियर है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप प्रश्न संख्या 43 को देखिए क्या कह रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न कैसा रहा। बाकी अभी और सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं मतलब। देखिए प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 43 कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए वही ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 2 3 3। तो इसमें कोनो एक को, मतलब 3 को यहाँ पे दिया हुआ है, 3 में से यदि हमें 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आंसर इनका हम पता कर लेते हैं। तो देखिए तीनों को सॉल्व करने से पहले एक हक बार समझ लेते हैं। तो देखिए बीमा कंपनी आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, ठीक ना। तो अर्थशास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे बीमा के बारे में। तो देखिए बीमा कंपनी जो है, बीमा कंपनियां अपने निवेश पोर्टफोलियो के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है ताकि अस्थिर और सुरक्षित रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से देखिए तो ये क्या है, सही है। अब बात करते हैं पेंशन निधि के बारे में। तो पेंशन निधियां भी पेंशन निधियों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने और एक संतुलित और सुरक्षित पोर्टफोलियो बनाए रखने की रणनीति के तहत इन वित्तीय साधनों में व्यापार कर सकती है। तो इस दृष्टि से ये भी क्या है, सही है। अब बात करते हैं खुदरा निवेशक। तो खुदरा निवेशक जो है, खुदरा निवेशकों के पास स्टॉक एक्सचेंजों या विभिन्न म्यूचुअल फंड और बाउंड फंड के माध्यम से कॉर्पोरेट बाउंड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों तक पहुंच है। तो इसलिए ये भी क्या है, सही है। तो अब देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो इसमें तीनों नहीं है, तीनों तो यहाँ कहाँ पे, ऑप्शन D। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन D, ठीक है, क्लियर है। तो अब प्रश्न संख्या 44 की ओर चलें। तो चलिए प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 44 का कहना है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और उपरोक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट यानी कि वित्तीय लिखित के बारे में पूछ रहे हैं।
तो देखिए ए में कह रहे हैं एक्सचेंजिंग ट्रेड फंड यानी कि ETF, ठीक ना, एक्सचेंजिंग ट्रेड फंड। और दूसरा कह रहे हैं मोटर वाहन, और तीसरा कह रहे हैं मुद्रा की अदला बदली, अदला बदली, ठीक ना। तो इनको बारीकी से समझते हैं। देखिए एक नंबर का जो है ETF, यह एक प्रकार का निवेश फंड है जिसका कारोबार स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर की तरह होता है, और यह विभिन्न अंतर्निहित परिसंपत्तियों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड या कमोडीज, ठीक ना, कमोडीज का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए यह एक क्या है, वित्तीय लिखित है। ये है क्या है, एक वित्तीय लिखित है। यहाँ वित्तीय लिखित ही पूछ रहे हैं। तो अब बात करते हैं मोटर वाहन की। तो देखिए यह एक भौतिक संपत्ति है जिसका इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता है। यह कोई वित्तीय अनुबंध नहीं है, और इसका मूल्य इसकी उपयोगिता और बाजार की मांग पर निर्भर करता है, ना कि किसी अंतर्निहित वित्तीय परिसंपत्ति या दायित्व पर। तो इसलिए यह वित्तीय लिखित नहीं है, वित्तीय लिखित ये वाला नहीं है। अब बात करते हैं मुद्रा की अदला बदली। तो मुद्रा की, इससे हम पता करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद इससे हम पता करते हैं। देखिए एक सही है तो एक यहाँ भी है और एक यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये कट हो गया। एक यहाँ है, केवल 1 और 3, तो यानी कि यहाँ पे हमको और देखना पड़ेगा। 2 नहीं है तो 2 इसमें है, तो ये कट गए, ठीक ना, ये कट गए। बचा 1 और D, ठीक ना। तो ये दोनों बचे हैं, तो अब हमको तीसरा को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसमें हम आंसर टिक कर पाएंगे। तो तीसरा देखिए मुद्रा की अदला बदली है। तो आइए इनको समझते हैं। देखिए अदला बदली यह दो पक्षों के बीच होता है। जैसे मान लीजिए एक हम है और एक आप हैं, दोनों के बीच पैसा का कुछ अदला बदली हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास रुपया है, आपके पास डॉलर, तो अदला बदली कर लिए, ठीक ना। तो इसको इस तरह से समझिए। तो यह दो पक्षों के बीच भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए अलग अलग मुद्राओं में नकदी प्रवाह या ब्याज भुगतान के आदान प्रदान का एक अनुबंध है, और यह एक व्युत्पन्न वित्तीय लिखित है। यह जो है एक व्युत्पन्न, मान लीजिए हम और आपसे जो लेन देन करेंगे उनका एक लिखावट तो रखेंगे कि हाँ फलामा तारीख को फलामा भाई से हम इतना रुपया लिए और इतना टाइम में उसी के मतलब उनसे इतना लिए तो हम उनके जगह पे रुपए दिए, उनसे डॉलर लिए हम उन्हें रुपए दिए। ये लिखित एक उत्पन्न लिखित हुए ना, तो इस तरह से ये क्या हुआ, सही हुआ। तो अब ऑप्शन 1 और 3 जहां होंगे वो सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब। क्लियर है। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर लिए। कौन सा, प्रश्न संख्या 44 भी खत्म। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 45 कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो सेक्टर इधर है, यानी कि प्राथमिकी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे जो रहते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए कृषि कौन सा अथी में आ जाते हैं, कौन सा सेक्टर में, प्रथम में। तो कृषि उत्पादक का भंडार, तो यहाँ द्वितीय है। तो यहाँ देखिए याद रखिएगा, कृषि उत्पादक का भंडार कृषि प्रथम में आ गया, और उनसे जो उत्पाद, जैसे मान लीजिए आप कोनो एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मकई, मकई का जो आगे बनेंगे फैक्ट्री में जाएंगे, तो ये कच्ची माल का फैक्ट्री में जाके कुरकुरे का निर्माण होंगे, तो ये कुरकुरे द्वितीय में आ जाएंगे, और ये कच्ची माल जो है प्रथम, सॉरी ये कच्ची माल द्वितीय में आ जाएंगे, ये तृतीय में आ जाएंगे, और फसल जो है कृषि प्रथम में आ जाएंगे, ठीक ना। तो कृषि प्रथम में आता है, लेकिन कृषि को स्टॉक जो करते हैं वो द्वितीय में आ जाएंगे, तो इसलिए ये द्वितीय कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। उसी प्रकार डेयरी की बात करें तो डेयरी फार्म प्राथमिका में ये सही होंगे। कैसे, डेयरी फार्म जो है ये प्राकृतिक नेचुरल है, ठीक ना। मान लीजिए गाय, गाय दूध देती है, और गाय दूध का जो फार्म बनाते हैं वो नेचुरल है, ठीक ना। तो इस वजह से यदि हम डेयरी फार्म की बात करें तो जैसे गाय और चारा, ठीक ना, तो इनका उपयोग करके दूध का उत्पादन करती है, और ऐसी गतिविधियां जो सीधे प्राकृतिक से संसाधनों का दोहन करती है, तो ये प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा ही होती है। तो इसलिए ये क्या है आपका सही, ये भी है। अब तीसरा देखते हैं खनिज की खोज। तो खनिज की खोज ये कौन सा क्षेत्र में आ जाएंगे, सेवा क्षेत्र में। खनिज का खोज ये सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो यह सीधे खनिज का उत्पादन नहीं है, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाली एक सेवा है, यानी कि सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र आप लोगों को मालूम है कि सेवा क्षेत्र कौन से सेक्टर में आते हैं, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया, ये भी सही है, इनका भी सेक्टर सही है, यानी कि खनिज की खोज तृतीयक, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए कपड़ा बुनाई ये द्वितीयक। तो कपड़ा बुनाई कैसे, मान लीजिए आपके पास कपास, कपास कपास जो है कच्चा माल हुआ, ठीक ना, कच्चा माल हुआ, और इनसे आप क्या बनाए, धागा, और धागा से क्या बन गया, कपड़ा। तो कपास और धागा, कपास जो आ गया कृषि में आ गया, तो कृषि कौन हो गया, प्रथम, ठीक ना, प्राथमिक हो गया,
प्राथमिक हो गया कृषि, और ये जो कपड़ा हो गया ये द्वितीयक। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ द्वितीयक है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब हम ऑप्शन को देखते हैं, तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो 1 2 3 यानी कि सभी 4 सही है, तो ऑप्शन इनका डी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्लियर है। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व कर लिया। अब मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को करते हैं खत्म। तो अब देखिए आगे रह गए हैं 47 यानी कि 46, तो इनको भी सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 46 को भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इस पेज में एक प्रश्न है, ये सॉल्व कर लेंगे तो पेज खत्म हो जाएंगे, इस पार से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला वीडियो उस पार से शुरू करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहे हैं कि निम्नलिखित सामग्रियों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए 1 2 3 4 को दिया हुआ है, कृषि अपशिष्ट, मक्का के दाने अपशिष्ट, जल संशोधन अपंक और कास्ट मिल अपशिष्ट। यहाँ देखिए कॉमन एक चीज दिख रहे हैं, अपशिष्ट अपशिष्ट अपशिष्ट। तो ये अपशिष्ट तीनों में कॉमन है, लेकिन एक यहाँ दो में जो कथन दो मतलब दो जो ऑप्शन 2 में कहा है वो थोड़ा अलग है। तो लेकिन क्या कह रहे हैं पहले हम नीचे पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे। लेकिन जैसे पढ़े तो इससे हमको जो मालूम चला कि यहाँ कुछ कॉमन है, लेकिन यहाँ पे यदि कॉमन को ही पकड़ते हैं तो हमको समझ में आ जाएंगे इनका आंसर, ठीक ना। तो पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो उपयुक्त में से किसका उपयोग साधारणीय विमान ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। तो फीड स्टॉक के रूप में किनका उपयोग किया जा सकता है, तो इनका सही जवाब हो जाएंगे। पहली बात तो मक्का का होगा नहीं, अपशिष्ट वाले का तो फिक्स है। तो इसीलिए अब आप बताइए, यहाँ तीनों कॉमन था ना, तो यहाँ मक्का का दाना नहीं होंगे। तो यदि हम 2 को काटते हैं तो अपशिष्ट कृषि अपशिष्ट भी जाएगा, ठीक है, ईंधन के रूप में उपयोग होगा, उत्पादन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इस दृष्टि से भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए एक सही है, तो एक है लेकिन 2 नहीं है, तो गलत हो गया ये। तो केवल 3 4, तो इनको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना। लेकिन एक तो सही है, 100% सही है, तो इनको भी फिलहाल रहने दीजिए। अब देखिए सी में देखिए 1 2 3 4 चारों है, लेकिन 2 100% श्योर की नहीं है, तो ये कट हो गया, बचा डी और बी। तो अब मक्का के दाने के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए मक्का के दाने जो है मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और उनका उपयोग विमान ईंधन के लिए करना टिकाऊ या आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, इसीलिए ये नहीं होंगे। लेकिन ये वाला होंगे, अपशिष्ट जल शोधन अपवंग और कास्ट मिल भी होंगे। इसका मतलब 1 3 4 ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। आज हम प्रश्न संख्या 46 तक कवर कर लिए। अब कल हम प्रश्न संख्या 47 से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो 47 48 49 50 कल 4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल का जो एक प्रश्न है यहाँ हम सॉल्व कर दिए आप लोगों के बीच, ठीक ना। तो कल के सेशन में हम 4 प्रश्न को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। बाकी कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। लगभग आज थोड़ा लंबा वीडियो हो गए होंगे, तो चलिए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, एनसीईआरटी को कवर कीजिए, एनसीईआरटी ही आपका बेस है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। लव यू, आई लव यू, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।